नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पे स्वागत है। साथियों, यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में हमारा आज डे 3 है और हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक के साथ आज कंटिन्यू करेंगे। मैं भूषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चाहें तो पेन पेपर लेकर हमारे साथ में वीडियो देखते हुए मेंस का उत्तर लेखन कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाला है। यूपीएससी व यूपीपीसीएस दोनों अभ्यर्थियों को विशेष रूप से यहाँ पे यूपीएससी के उत्तर लेखन श्रृंखला से जुड़ने का मौका है। ये है हमारा पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज, जिसके तहत हम प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए यूपीपीसीएस मेंस व यूपीएससी के प्रश्नों को देखते हैं। अभी हम यूपीपीसीएस मेंस के अभ्यर्थियों हेतु विशेष रूप से यूपीपीसीएस के प्रश्नों को ले रहे हैं। हमें क्यों फॉलो करें? दोस्तों, हमारा प्रयास एकदम निःशुल्क मेंस उत्तर लेखन सीरीज से आपको जोड़ना है। पीवाईक्यू के एनालिसिस, डीप एनालिसिस करवाना है, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए के बैच परचेज करते हैं। आपको यहाँ पे एकदम वास्तविक गाइडेंस दिया जाएगा। आपको वेल रिसर्च के साथ ओरिजिनल कंटेंट और वैल्यू एडिशन के ढेर सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम क्रिएटिव माइंड मैपिंग के सहारे से, जिससे कि आप मेमोराइज़ कर सकें टॉपिक को और स्कोर अच्छे से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है? यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2 2024 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यूपीपीसीएस में आपको ये 200 वर्ड्स में लिखना था, लेकिन यूपीएससी में ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो 250 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। तो दोस्तों, इसकी भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले हम भूमिका। दोस्तों, आपको मेंस आंसर राइटिंग में कभी भी हेडिंग नहीं डालना है। यहाँ पे हम केवल समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। आप हमारे साथ में उत्तर राइटिंग का अभ्यास भी करते रहिए। तो यहाँ पे लचीलेपन और कठोरता की बात की गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भूमिका में, संविधान संशोधनों के आधार पर, संविधान संशोधनों के आधार पर संविधान को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कठोर संविधान, कठोर संविधान एवं लचीला संविधान। यहाँ पे आगे लिखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान ना तो अमेरिकी संविधान की तरह है, अमेरिकी संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक कठोर है, और ना ही ब्रिटिश संविधान की तरह, ब्रिटिश संविधान की तरह अत्यधिक लचीला, अपितु यह दोनों के मध्य संतुलन पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पे चाहे हम केवल भूमिका में इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अब दोस्तों, प्रश्न के दूसरे पार्ट पे आते हैं, मेन बॉडी पार्ट, यानी मुख्य मांग। प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य मांग में देखें तो
तो दोस्तों मुख्य मांग में हम देखेंगे भारतीय संविधान ब्रिटेन के समान लचीलापन। भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान के समान लचीला है। ये हम चाहें तो इसको बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे लाइन में लिख के भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिटिश संविधान के प्रावधान है, जो ब्रिटिश संविधान में जिस तरीके से लचीलापन का रुख अपनाया गया है, वैसा भारतीय संविधान में कहाँ पर देखने को मिलता है। तो लचीली प्रावधान में सामान्य बहुमत से संशोधन, लचीला का मतलब सामान्य बहुमत से संशोधन होने वाली व्यवस्था, सामान्य बहुमत से संशोधन की व्यवस्था। भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जहां पर सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से बहुमत यानी उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जो कि ब्रिटिश व्यवस्था के एकदम समान है। जैसे उदाहरण नए राज्यों की स्थापना वगैरह की से संबंधित प्रावधान, यानी अनुच्छेद 2 व 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, नागरिकता से संबंधित संशोधन, नागरिकता से संबंधित संशोधन। दोस्तों यहाँ उदाहरण की जगह पे ऐसे पॉइंट बना के ही लिखें, परंतु इसके अंदर में उदाहरण दें। जैसे 2 व 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना, राज्य के क्षेत्र, सीमाओं व नामों में परिवर्तन की जो व्यवस्था है, तो नए राज्यों की स्थापना का उदाहरण यहाँ पे दे। इसके अंदर उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? उदाहरण दे सकते हैं 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। ये नए राज्यों की स्थापना साधारण बहुमत से की गई थी। राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में जो परिवर्तन की व्यवस्था है, इसके तहत आप देख सकते हो 2011 में उड़ीसा का नाम, जो उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। क्या किया गया दोस्तों? ओडिशा किया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। ये राज्य क्षेत्रों के राज्यों के नामों में परिवर्तन का उदाहरण है। नागरिकता से संबंधित संशोधनों में अगर हम बात करें, इसके तहत अगर आप उदाहरण दें, तो इसके तहत नागरिकता अधिनियम जो आपका 1955 में और बाद में संशोधन विभिन्न किए गए। अभी हाल ही में जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CA 2019 है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये सभी साधारण बहुमत से संशोधित किए गए संविधान के प्रावधान हैं, जो भारतीय संविधान को ब्रिटिश संविधान के समान लचीली व्यवस्था के रूप में, लचीले संविधान के रूप में स्थापित करता है, जहां पे सिंपल मेजॉरिटी यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्य, उपस्थित प्लस मत देने वाले कुल सदस्यों का बहुमत। दोस्तों आप सभी को पता है, यानी यहाँ पे जैसे कि आपका लोकसभा है, यहाँ पे 543 सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पे इसका बहुमत नहीं देखा जाएगा। मान लीजिए कोई वोटिंग होती है, और वोटिंग में 543 सदस्य में
केवल और केवल 280 सदस्य वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 140 प्लस यानी कि +1, 140 + 1 भी अगर सीट यानी कि 141 लोग भी अगर पक्ष में वोट करेंगे तो इसे बहुमत, साधारण बहुमत के तहत पारित माना जाएगा, साधारण बहुमत मान लिया जाएगा। तो ये होती है साधारण बहुमत की व्यवस्था। तो हम चाहे तो इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान के समान लचीली व्यवस्था को अपनाता है। अब दूसरा पार्ट हो गया हमारा कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रावधान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारतीय संविधान अमेरिका की तरह कठोर है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो हम इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था। यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधनों की व्यवस्था, संविधान संशोधन की व्यवस्था। जो भारतीय संविधान में 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था है वह भारतीय संविधान की कठोरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसके तहत 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होने हैं। एक विशेष बहुमत से संशोधन, यहाँ पे 2 प्रकार से संशोधन होने हैं, यानी कि 2 प्रकार से संशोधन होने हैं, 2 प्रकार से संशोधनों की व्यवस्था करता है। और इन दोनों में जो सबसे पहला प्रकार है वह विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। तो दोस्तों जो यहाँ पे हम एक एडिशनल पॉइंट आपको समझा रहे हैं, जो आपका विशेष बहुमत होता है, जो आपका विशेष बहुमत होता है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत इस विशेष बहुमत में हम जैसे मान लीजिए कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है उसका विशेष बहुमत होना चाहिए और कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण, इसी को समझा रहे हैं, उदाहरण लोकसभा में अभी हम इसी व्यवस्था को जो यहाँ पे अभी हमने देखा है, इसी व्यवस्था को फिर से देखते हैं कि 543 सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। अब मान लीजिए कोई बैठक होती है, यहाँ पे 2 केस बन सकता है। पहले केस में आपके जैसे यहाँ पे आपके 280 सदस्यों ने पार्टिसिपेशन किया था, मान लीजिए यहाँ भी 280 सदस्य पार्टिसिपेशन करें, 280 सदस्य। तो अब ये कहता है उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। और दूसरी व्यवस्था कहता है कुल सदस्यों का, नहीं इसका ना विशेष बहुमत होगा, इसका विशेष बहुमत। और दूसरी तरफ कुल सदस्यों का बहुमत। यहाँ पे जो मान लेते हैं कि 280 सदस्यों ने पार्टिसिपेशन किया किसी मतदान में, अब इसको विशेष बहुमत से पारित करना है। तो जैसे कह रहे हैं उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत, तो 280 ने उपस्थित एवं मतदान दिया, इसका 2/3 बहुमत बनेगा, 280 × 2/3, तो 3 9 27 3 53, लगभग 93 दूना। तो यहाँ पे 187 मेंबर्स बनेंगे। अगर 187 सदस्य पक्ष में वोट करेंगे तो इसको मानेंगे कि अब ये उपस्थित मतदान का विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी हो गया। यहाँ पे 2/3 मान लो, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी। अब यहाँ पे कुल सदस्यों की बहुमत की बात की गई है, तो अब 543 टोटल सदस्य हैं और कुल सदस्यों के बहुमत में 543 के बहुमत यानी 272 सदस्यों के वोटिंग की भी जरूरत होती है।
और 187 सदस्यों ने यदि पक्ष में वोट किया तो ये 272 की इस डिमांड को फुलफिल नहीं करता है और उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की विशेष बहुमत होने के बावजूद भी इसे पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुल सदस्यों के बहुमत के दूसरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पे दो शर्तें यहाँ पे हैं, दो शर्तें यहाँ पे आप देख सकते हो। चूँकि यहाँ पे ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, इसलिए यह बहुमत, विशेष बहुमत अपने आप में बहुत ही कठिन यानी कि टफ प्रक्रिया हो जाती है। यानी कि अगर 280 सदस्य उपस्थित हुए हैं तो इसमें दूसरी शर्त को पूरी करने के लिए आपको 272 सदस्यों को वोटिंग देना होगा, जो कि बहुत ही टफ प्रक्रिया है कि 280 उपस्थित में से अगर 9 लोग भी विरोध कर देंगे तो ऐसे में दूसरी शर्त पूरी नहीं होगी, 272 का आंकड़ा नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब भी कोई संशोधन ऐसा होता है तो वहाँ पे इसीलिए जब ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से पार्टी व्हिप जारी करके सभी सदस्यों के उपस्थिति के लिए कहा जाता है, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो 280 थे, अभी ये 543 में से मैक्सिमम लोग यानी कि 300 या 350 या 400 मेंबर उपस्थित हों, तो ऐसे में दूसरी शर्त का पूरा होना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि समझो अगर 400 सदस्य उपस्थित हों तो 2/3 और विशेष साधारण बहुमत में एक तरफ ये 200 पर साधारण बहुमत कुल सदस्यों के तो इसका 2/3 मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है वो 267 की आती है, और कुल सदस्यों का बहुमत आपका 272 का आता है। यानी कि अगर 272 लोग वोट करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी प्लस कुल सदस्यों के बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे में जब मैक्सिमम सदस्य उपस्थित होंगे यानी 400, तो 272 सदस्यों की वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर 100 से अधिक सदस्य भी विरोध कर रहे हों तो ये विधेयक पारित हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा। अब इसके तहत प्रावधान क्या है? मूल अधिकारों में संशोधन, जो हमारा मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, उसमें जो संशोधन किया जाता है वह विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। दूसरा हो गया नीति निदेशक तत्वों में संशोधन। नीति निदेशक तत्वों में संशोधन, नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP की बात यहाँ पे हो रही है। अब इन पॉइंट में आप उदाहरण भी डाल सकते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो ये प्रावधान जोड़े गए, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यह विशेष बहुमत के द्वारा जोड़ा गया प्रावधान है। दूसरा है नीति निदेशक तत्वों में संशोधन, DPSP में संशोधन। यहाँ पे आप देख सकते हो 97वें संशोधन के द्वारा 2011 में जो संपादित किया गया, इसमें सहकारी समितियों के गठन के प्रावधान जो किया गया था, सहकारी समितियों का गठन को राज्य बढ़ावा देगा, को राज्य प्रोत्साहित करेगा, ऐसा व्यवस्था किया गया था। वह विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया गया था, यानी 368 के तहत पहले प्रकार का संशोधन है। अब दोस्तों यहाँ दूसरे प्रकार का जो संशोधन है, सेकेंड टाइप का जो संशोधन है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो दोस्तों विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा कौन से प्रावधान संशोधन किए जाते हैं? तो यहाँ पे हो गया संघीय ढांचे में संशोधन से संबंधित प्रावधान, में संशोधन से संबंधित व्यवस्था।
संशोधन से संबंधित विधेयकों पर ये शर्त लागू होती है, जिसमें न केवल विशेष बहुमत से संशोधन होता है बल्कि साथ में आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जो अनुसमर्थन है, जो राज्यों का अनुसमर्थन है, अभी हमने विशेष बहुमत की प्रक्रिया को समझा है, और जो राज्यों के अनुसमर्थन की बात करेंगे ये आपका साधारण बहुमत के द्वारा होता है। यानी राज्य विधायिका जो है, राज्य विधायिका में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से अनुसमर्थन किया जाता है, अनुसमर्थन किया जाता है। तो टोटल जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों के द्वारा ऐसा अनुसमर्थन किया जाएगा, तभी कोई संघीय ढांचे से संबंधित जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, जिनमें संघ एवं राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, कार्यकारी शक्तियों के विस्तार से संबंधित प्रावधान। दूसरा, संघीय मामलों से संबंधित प्रावधान, संघीय मामले या संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान जो हैं। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है आपके समक्ष, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति का चुनाव। अब दोस्तों यहाँ पे हमको उदाहरण डालना है, उदाहरण। तो आप उदाहरण में देख सकते हो, तो 101वां संविधान संशोधन जो आपका किया गया था, संविधान संशोधन 2016 में, इसके तहत जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें एग्जाम्पल में चाहो तो आप ऐसा डाल सकते हो, आर्टिकल अनुच्छेद 279A के तहत जो आपका जीएसटी काउंसिल है, जो आपका जीएसटी परिषद है, इसी संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका 97वां संशोधन हुआ था, उसमें जो आपका 97वां संशोधन हुआ था उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके तहत 97 संशोधन के तहत आप जानते हैं आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 43B के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देना राज्य के कर्तव्य घोषित किया गया, डीपीएसपी घोषित किया गया। आर्टिकल भाग जो है संविधान में 9B जोड़ा गया, और भाग 9B में आर्टिकल 243 के अंतर्गत कई प्रावधान किया गए, जिसमें राज्य सहकारी समिति और बहुराज्यीय सहकारी समितियों से संबंधित व्यवस्था की गई। राज्य सहकारी समितियों का गठन, और दूसरा हो गया बहुराज्य मल्टी स्टेट सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था यहाँ पे की गई। बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया था, या के गठन की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जहाँ पे राज्य सहकारी समितियों के गठन की बात है वहाँ पर ये अधिकार राज्यों को प्राप्त है, और ऐसे प्रावधान को राज्यों के अनुसमर्थन के बिना यदि लागू किया जाता है तो ये हमारे संघीय ढांचे का उल्लंघन होगी। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के अनुसमर्थन न होने तक जो है ऐसे प्रावधान या इस संबंधी जो राज्य सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान थे, इस से संबंधित
प्रावधानों को क्या घोषित किया कि इससे संबंधित जो प्रावधान थे वे लागू नहीं होते हैं। निरर्थक या शून्य घोषित कर दिया। कब तक के लिए? निरर्थक या शून्य घोषित कर दिया जब तक ये आधे से अधिक राज्यों के समर्थन न प्राप्त कर लें। और जो बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान था, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके गठन से संबंधित जो प्रावधान थे इसे मान्य घोषित किया गया, क्योंकि बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन का जो प्रबंधन है, क्योंकि यह संघ सूची का विषय है, यह संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। और यूनियन लिस्ट के विषय में, संघ सूची के विषय में जो 7वें शेड्यूल के तहत संघ सूची के विषय है, उनमें संशोधन की शक्ति संसद या केंद्र के पास है और इनमें राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। परंतु जहाँ पे राज्य सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान है, यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो संघीय ढांचा है उसमें परिवर्तन से संबंधित विधेयक मानते हुए इस प्रावधानों को ही शून्य घोषित किया। तो राज्य सहकारी समितियों के गठन का जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सूची के विषय में किसी भी प्रकार का यदि संशोधन किया जाएगा तो यह संघीय ढांचे से संबंधित मामला बनेगा। ये मामला जो है वह संघीय ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है, और ऐसे संघीय ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है या संघीय ढांचे से संबंधित है तो ऐसे मामले में राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता अनिवार्य है। तो हमने एक नए प्रावधान को 97 संशोधन अधिनियम को विस्तृत रूप से समझा, जो कि आप किसी भी अन्य प्रश्न के उत्तर लिखते समय या इस प्रश्न को संक्षिप्त रूप से डाल सकते हो। इतना एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, केवल एक पॉइंट लिखना है। हमने आपको इस संशोधन को विस्तृत रूप से समझाया है, क्योंकि यहाँ हम केवल उत्तर लेखन नहीं बल्कि हम ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं जो आपके एग्जाम में वैल्यू एडिशन का काम करे, क्योंकि हमारा जो जिम्मेदारी है वैल्यू एडिशन करना तथा साथ में आपको विस्तृत इन्फॉर्मेशन प्रदान करना, ताकि आप अच्छी आंसर राइटिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों एक साथ डेवलप कर सकें। अब हमें एक और डायरेक्शन आपको समझाते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर अभी जो है पूरा हो चुका है। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य संविधान से कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको चाहो तो इसको कंक्लूड ऐसे कर सकते हो। भारतीय संविधान अमेरिकी संघीय व्यवस्था, संघीय शासन की भांति कठोर है, जबकि ब्रिटिश एकात्मक व्यवस्था से समानता रखते हुए नम्यता को धारण करती है। तो ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हो, नम्यता को धारण करती है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। हम आपको एक और वैल्यू एडिशन का पॉइंट बताएंगे या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यदि प्रश्न दूसरे संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन को क्यों अपनाया गया है, तो यहाँ एक और नया डायरेक्शन देख रहे हैं। भारतीय संविधान की कठोरता व नम्यता के कारणों की चर्चा करें। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा पूछ ले कि भारतीय संविधान नम्य और कठोर है, यानी लचीला और कठोरता है, इसके कारण की बात जहाँ करनी हो वहाँ पे आप कारण की बात ऐसे करते हैं। नम्यता के कारण, नम्यता के पीछे जो तर्क है वो क्या है कि भारतीय संविधान लचीला व्यवस्था या लचीला है, इसके पीछे जो तर्क है वो है कि देखो जो संविधान बनाया जा रहा है सबसे पहले इसमें त्रुटि की संभावना हो सकती है,
क्योंकि संविधान को किसी देवी देवताओं ने, दैवीय शक्तियों ने नहीं बनाया है। इसको हमारे विधिवक्ता, वकीलों एवं विभिन्न संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया है। तो संविधान में जो है वह त्रुटि की संभावना इन्होंने माना कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो इसे संशोधन आराम से कर लो। दूसरा, यहाँ पे समाज की जो परिवर्तित आवश्यकताएं हैं, समाज की जो है परिवर्तित आवश्यकताएं हैं, क्योंकि जो समाज है ना, वह समाज समय एवं काल के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक मान्यताएं बदलती रहती हैं और उसके अनुसार हमें संविधान को संतुलित या सामंजस्य बैठाने वाला होना चाहिए। इसलिए हमें संविधान को थोड़ा नम्य रखना चाहिए ताकि समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं या परिस्थितियों से हमारा संविधान सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके साथ ही हमारा जो संविधान था, वह संविधान के कुछ प्रावधान जो थे वह अस्थायी प्रकृति के थे। संविधान के कुछ प्रावधान अस्थायी प्रवृत्ति के थे, अस्थायी थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स की व्यवस्था की गई। एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रीवी पर्स की व्यवस्था की गई। प्रीवी पर्स होते थे राजे महाराजाओं को प्राप्त कुछ विशेषाधिकार, जिसे हमने 26 संशोधन 26वें संशोधन के द्वारा रद्द कर दिया गया। संशोधन के द्वारा 1971 में प्रीवी पर्स का उन्मूलन कर दिया गया। आप जानते हो आर्टिकल 370 के तहत बहुत सी व्यवस्थाएं अस्थायी है। आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो व देख सकते हो। अनुच्छेद 370 के तहत जो है वह जम्मू कश्मीर को अस्थायी राज्य का दर्जा, या फिर जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से विशेष राज्य का दर्जा, यहाँ पे को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे आप सभी जानते हो 2019 में इसे संशोधित किया गया। दोस्तों, दूसरा हो गया कठोर जो संविधान है, यानी कठोरता के पीछे जो तर्क है, कठोरता के पीछे जो है तर्क है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो व्यवस्था है कठोरता के पीछे कारण जो है वह है संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली या संघीय शासन संरचना, जिसके तहत आप जानते हो कि हमने अमेरिका के समान संघीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में कठोरता रखी गई ताकि राज्यों के अधिकारों को केंद्र सरकार के द्वारा या संघीय सरकार के द्वारा अनावश्यक रूप से आच्छादित ना किया जाए। अतः संघीय मामले जो होते हैं उनमें संशोधन अगर होता है, संघीय मामलों में संशोधन, वह 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है संघीय मामलों में संशोधन में। दूसरा हो गया जो हमारा संविधान है, संविधान में जो केंद्रीय महत्व के विषय है, संविधान में केंद्रीय महत्व के विषयों को क्या है, वह स्थायित्व प्रदान करने की व्यवस्था की गई। विषयों को स्थायित्व मतलब कि जो केंद्रीय महत्व के विषय है, इनको ऐसा ना हो कि बार बार परिवर्तित किया जाए, उसकी संविधान की आत्मा प्रभावित हो। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता हो गया, संप्रभुता हो गया, सोवरेनिटी से संबंधित कोई समझौता ना हो, संप्रभुता हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब प्रावधान संविधान के केंद्रीय महत्व के विषय हैं। इनमें संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। और आप सभी जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसी से केंद्रीय महत्व के विषयों को बाद में मूल ढांचे के रूप में प्रतिपादित किया। मूल ढांचे के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया केशवानंदवाद 1973 में प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, यहाँ पे संघीय मामलों में संशोधन में अगर हम सारे में एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ संघीय मामलों में संशोधन में वही जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था, 101वां संशोधन जो जीएसटी से संबंधित था,
1वां संशोधन 2016 में जीएसटी से संबंधित। ठीक, ये एग्जाम्पल डाल सकते हो। यहाँ पे संविधान की परिवर्तित आवश्यकताओं में आप देख सकते हो आर्टिकल 21 के तहत अभी राइट टू प्राइवेसी जैसे है, राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी हो गया, निजता का अधिकार हो गया, इत्यादि जो है प्रावधान समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक नए डायरेक्शन को पढ़ा, यानी हमने इस एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न को संक्षिप्त रूप से या विस्तृत रूप से समाहित किया है। जब कभी भी इस विषय पे उत्तर लेखन का कोई भी प्रश्न आता है तो आप संविधान संशोधन, कठोरता व नम्यता के पीछे कारण या अन्य संविधान से तुलना की बात आए तो आप अच्छा उत्तर इन सारे फैक्ट के माध्यम से लिख सकते हो। तो दोस्तों ये है आज का हमारा टॉपिक। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको हमारे ये चैनल का ये वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें टेलीग्राम पर हमारे आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट पर, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया से हमें रूबरू कराएं ताकि हम आने वाले वीडियो में आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने इस सीरीज को संतुलित कर सकें। धन्यवाद।